बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने शिरकत की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको खुशामदीद कहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब से नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने चेयरमैन PTI के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं कल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि बताया जा रहा है 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, जबकि 70 साल साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नौजवानों के ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है। आज इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो कहा है बुजुर्ग होने की बात नहीं है, सिमत का तयन होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी ने अपना बयानिया बदल दिया है? जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे बुजुर्ग सियासतदान, और आज उनका सिमत का तयन होना चाहिए। नहीं, अब ये तो बयानबाजी, अभी तो पता नहीं कि कौन इलेक्शंस में कहाँ से खड़ा हो रहा है और किसके मुकाबले पे खड़ा हो रहा है। और जरदारी साहब ख़ुद भी शायद अभी तक उन्होंने अपने आप को रखा है, वो भी मैदान में हैं, और बिलावल साहब भी हैं, और नवाज शरीफ साहब भी हैं। और नवाज शरीफ साहब का यकीनन उससे पहले देखें तकरीबन 66 दिन रह गए हैं। अब 66-67 डेज़ के बाद हमें इल्म हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। नवाज शरीफ साहब को ही असल में तो जो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के ज़राए कह रहे हैं कि वो 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत तो कम से कम, तो उसमें जो है वो मतलब उनको हो जाना चाहिए। आज तो इलेक्शंस के हल्का बंदियाँ भी आ गई, और जो है वो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं सारी, और सब कुछ शुरू हो गया है। हाँ, ये कानूनी मसाइल कुछ हैं दरमियान में। अभी तक जैसे साइफ़र का मामला शुरू ही नहीं हो सका आज। अब फ़र्द जुर्म कब आयद होगी, कब होगा, लेकिन नैब के रेफरेंस दायर हो गए। 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर का इशू है, अलकादर ट्रस्ट, वो नैब के केसेस बनने शुरू हो गए। कल देखें कि कौन मुंतखब होता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और वो जो चेयरमैन होगा तहरीक इंसाफ का, ये मैं जो रहनुमा हैं उनसे मेरी बात हुई है, जो कि कुछ ऐसे लोग जो वकला भी हैं, और ज़ाहिर ऑन एयर बात नहीं कर रहे वो, लेकिन यह है कि वो जो भी होगा वो मुकम्मल ताकत के साथ होगा। वही जानता है कि वो आर्जी तौर पे और चंद दिनों के लिए नहीं होगा, वो मुकम्मल तौर पे आएगा और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, वो जो भी शख्स होगा। और वो ऐसे नहीं होगा कि वो हर बात जो है वो, अगर वो पूछ के भी आएगा तो मतलब इनका मैं नहीं जानता कि क्या, मैं उसमें कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो ये कहेगा कि मुझे सारे इख्तियारात जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और मुझे दे दिए। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं हर बात पूछने तो उनसे नहीं जा सकता। तो फिर जो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, पहले तो देखते हैं ना शख्सियत कौन सी आती है, तो उसके बाद फिर हम उस पर तज्जिया कर सकेंगे। तो कल गालिबन ये इलेक्शन है। तो बाकी जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ा अभी तक अगर आज तक के मामलात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक जो बड़ी जंग है, मैं बहुत हमेशा ही बात कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जंग है जो कि जिसके मुख्तलिफ महाज अचानक जो है वो खुलते जा रहे हैं, मज़ीद खुलते जा रहे हैं, कोई महाज उसका ख़त्म नहीं हो रहा। और आज जो है वो जंग बंदी ख़त्म हो गई अचानक। उसका तवक्को ये थी कि 1 या 2 रोज़ तक वो आगे बढ़ जाएगा वक्त। 1 हफ़्ता चला है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। सेक्रेटरी ब्लिंकन थे वहाँ पे तल अवीव में, तो उससे कुछ देर पहले जो है वो जंग बंदी जैसे ही ख़त्म हुई, अच्छा लोग जो गज़ा में थे, गज़ा के बासी जो हैं वो ज़ाहिर है कि इस वक्त कोई रेडियो या वो सुनने का तो वक्त नहीं, तो वो बड़े इत्मीनान से वो कोई अस्पतालों की तरफ जा रहा था, कोई अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, कोई ये इमदादी सामान जो आ गया इसको, दुकानें वगैरह वहाँ पे जो तबाह हाल, उस पर कोशिश कर रहे थे कि सब्ज़ी और ये चीज़ें जो बुनियादी ये पहुँच जाएँ। तो वक्त ख़त्म होने से पहले ही या उसके ऐन शायद बिल्कुल आप कहें कि वही जो लम्हात हैं उन पे इसराइली तैयारों ने बमबारी शुरू की, और वो बमबारी इतनी शदीद थी
कि उसमें एक तो मौका नहीं मिला बच्चों को, औरतों को, लोगों को इधर उधर भागने का, अपनी जान बचाने का, और वो जान बचाते भी तो, लेकिन वो उसके नतीजे में इमारतें गिरी और बहुत शदीद आज जो है वो बमबारी हुई। और उसमें मुझे नहीं पता कि फास्फोरस इस्तेमाल हुआ है क्या हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी शदीद थी कि कुछ ही देर में वहाँ पे चंद घंटों में 109 लोग शहीद हो गए, जिसमें बयान हो रहा है कि 60 जो हैं वो बच्चे थे, 18 साल से कम उम्र। और उसमें जो है वो और उस वक्त से वो जारी है क्योंकि ख़त्म हो गई है, अब जंगबंदी ख़त्म हो गई है। और आज की रात और कल की रात और अगले चंद रोज़ कैसे गुज़रते हैं, क्या होता है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो महमूद अब्बास से उनकी मुलाकात हो गई थी, और फिर उसके बाद वो अब दुबई में जहाँ पे ये क्लाइमेट के हवाले से COP28 जारी है, तो वहाँ के लिए वो रवाना हो गए। लेकिन इस दौरान वहाँ पे मैदान छिड़ गया। अब इसमें जो है वो इसराइल की तरफ से जो बात रखी गई है अमेरिकन के सामने, वो ये रखी गई है कि दो बातें आज हैं जो उनके सामने रखी गई हैं। एक तो ये है कि ये जंग चलेगी अब लंबी, और इसमें ये अगले चंद हफ्ते भी चल सकती है। अच्छा, उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि इसमें अगर कैदी वगैरह छोड़ते हैं वो एक दिन के लिए हम वक्फा दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हम जंग नहीं रोकने जा रहे, और हम मुकम्मल तौर पे गज़ा को काबू भी करेंगे, गज़ा पे कब्ज़ा करेंगे, और गज़ा को फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं देंगे। ये अब इसराइल का मौक़िफ़ सामने आया है, और उनकी ज़ाहिर है कि दाएं बाजू की हुकूमत है, तो वो उन्होंने ये बात अमेरिका के सामने रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अरब ममालिक हों या चाइना हो या रशिया हो या जो भी मुल्क हों, जितना मर्ज़ी प्रेशर आए दुनिया का, लेकिन हम यहाँ पे अब जंग छेड़ने जा रहे हैं, ये हमारी बका का मसला है, और हम इसको आगे लेके जाएंगे। और जो बात ये वो है जो आप समझें कि इसको आज जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कोट की है इस पूरी रिपोर्ट को, 6 स्लाइड जो है ना, कि इसराइल प्लान्स फॉर लॉन्ग वॉर, और 3 लीडर्स को वो कह रहे हैं कि हम फौरी तौर पे कत्ल कर देंगे, जिसमें यनवर सिनवर है जो कि मौजूद है गज़ा में, और मोहम्मद दाइफ हैं, और मरवान ईसा हैं। इनको तो फौरी तौर पे हमने कत्ल करना है। ये शदीद जो है वो कह रहे हैं कि ये जाएगा अंदर, ये अब नॉन स्टॉप बमबारी होगी तकरीबन, और इसमें कोई सिविलियंस मरते हैं, जो भी बच्चे मरते हैं, कोई हमें कोई से गर्ज नहीं है। और उसके बाद हमारी फ़ौज दाखिल होगी, और ये जो है हमारी ये दिसंबर का पूरा महीना और ये 2024 तक ये जा सकती है। अब ये जंग रुकेगी नहीं। और साथ ही तो ये फाइनेंशियल टाइम्स ने, और ज़ाहिर है कि उस अमेरिकन ऑफिशियल्स को भी उन्होंने कोट किया कि ये उन्होंने बात सामने रख दी है। दूसरी जो बात है वो इससे ज़्यादा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज कोट किया है, और फिर इसके ऊपर मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो ये मामला ज़्यादा इसी स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल के ही कुछ जो मुंसलिक लोग हैं, तो ये जो 10वीं स्लाइड है, अच्छा, उसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि जी मोसाद को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है कि दुनिया भर में हमास के लीडर्स को और उनके हमदर्दों को कत्ल किया जाए, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो रशिया पे हो, चाहे वो किसी अरब मुल्क में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, जहाँ पर भी हो उनको मोसाद, उनको ये नेतन्याहू, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी उसमें इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जंग के फ़ौरन बाद जो है उन्होंने कहा था कि हम इस्माइल हानिया को और खालिद मिशाल को कतर में कत्ल कर दें या तुर्की में। तो उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त रोका गया कि जी नहीं, इसके अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी सरजमीन पर, और आपको याद होगा नेतन्याहू ने भी दरमियान में बात भी की थी कि हम इनको कत्ल करेंगे, दूसरे दुनिया भर में कत्ल करेंगे। तो वो मोसाद को बकौल वॉल स्ट्रीट जर्नल के इनको अथॉरिटी दे दी। खालिद मिशाल जब नेतन्याहू पहले थे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नेतन्याहू की जो पिछली हुकूमत थी, यानी
ज़ाहिर है कई दफ़ा रहे हैं, लेकिन एक पिछली हुकूमत में नेतन्याहू ने खालिद मिशाल को जहर दे दिया था मोसाद के एजेंट्स ने, और जब वो उर्दन में थे, और उर्दन में उनको जहर दिया था। और उसके बाद उर्दन के शाह हुसैन ने, ये किस्सा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन खालिद मिशाल के हवाले से मैं याद दिला दूँ कि वही नेतन्याहू, वही खालिद मिशाल। तो उसके बाद वो पकड़े गए थे लोग, और जहर जो है वो उनके कान में दो ड्रॉप्स जो सुबह ही टहल रहे थे तो सामने से दो लोग आए थे, उनके कान में वो टच करते हुए निकल गए थे, उसमें पॉइजन था। खालिद मिशाल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और खालिद मिशाल का फिर शाह हुसैन जो हैं उन्होंने कहा था कि इनका जो एंटीडोट है फौरी तौर पर, नेतन्याहू ने जाके फिर माफ़ी मांगी थी शाह हुसैन से और उर्दन के शाह हुसैन। और उसके बाद ये हुआ था कि वो आईसीयू में चले गए थे, और फिर उसके बाद उनको वहाँ से ले जाया गया था। और उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो है, मतलब मैं यहीं पे खड़े खड़े जो है मोसाद के एजेंट्स को गोलियों से मरा देंगे, ये जॉर्डन ने कहा था। अच्छा, अब इसका जो जवाब है, ये बात तो ये हो गई, जंग छिड़ गई और ये बड़ी बदमज़गी हुई। ज़ाहिर है कि कशीदा बहुत खूबसूरत ये इज्तिमा था और बड़ा अहम था, ये जो दुबई में हो रहा है ना क्लाइमेट के हवाले से। देखें, दुनिया भर में कहत ये कोई 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है ये बढ़ गया है पिछले जब से सनती इनकलाब शुरू हुआ है, और उसमें कहत, सैलाब, ज़लज़ले, और यानी आप देखें कि ऐसे गैर मुतवक्के वाक़यात, आग लग जाती है जंगलों के अंदर, यानी लंदन जैसे शहर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के अंदर आग लगी होती है। ये वो इलाके हैं जो कहते थे कि गर्मियों में वहाँ जा रहे हैं गर्मियाँ गुजारने के लिए, वहाँ इस कदर गर्मी है कि जंगलों में वाइल्ड फायर हो। तो अब ये क्लाइमेट के हवाले से ज़ाहिर है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट समिट थी। इसमें पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी थे, इसमें किंग चार्ल्स भी थे, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसमें काफ़ी वहाँ पे शख्सियात थी। तो लेकिन इसमें एक जो लोग नहीं थे उन पे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि एक शख्सियत ने कहा कि चूँकि वहाँ इसराइल के जो है वो सदर और या उनका वफ़द आ रहा है तो मैं उसमें शरीक नहीं हो सकता, और उनका नाम है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी। अच्छा, इसी तरह से प्रेसिडेंट पुतिन तो वैसे भी ट्रैवल नहीं कर रहे क्योंकि उनके वारंट्स निकले हुए हैं वो आईसीसी के, और दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी नहीं आए, हालांकि इससे पहले वो जाते रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हालात इस वक्त बड़े कशीदा हैं मशरिक़ वस्ता के, तो उन्होंने अवॉइड किया। और फिर जो है वो शी जिनपिंग वो भी नहीं आए, चाइना के प्रीमियर। तो लेकिन जिन्होंने इनकार किया आने से वो, और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उनका जो बाकी डेलीगेशन गया हुआ था वो भी ईरान का वहाँ से उठ के चला गया, क्योंकि ये जब जंग शुरू हुई तो उसके बाद फिर बैठना लोगों का वहाँ पे, ये 2 दिन आज और कल जो है वफूद तो मौजूद रहेंगे, ये चलेगी कॉन्फ्रेंस काफ़ी रोज़, लेकिन ये कि जो लीडर्स हैं वो आज और कल मेरे ख़्याल से वो उनके खिताबात वगैरह होंगे और उसके बाद वो अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें अमेरिका ने ज़ाहिर है कि रोकने की कोशिश की होगी। नेतन्याहू और मोसाद का ये कुछ जगह ऐसी आती हैं कि जहाँ पर वो अपनी बका का मसला हो जाता है ना, कि फिर हम कहाँ पे होंगे, मतलब हम कहाँ पे हैं, ठीक है। और ये बात उनके अंदर पेनिट्रेशन, उनकी इंटेलिजेंस के अंदर पेनिट्रेशन पकड़ी गई है। इजरायली जो इंटेलिजेंस एपरेटस है उनके अंदर पकड़े गए हैं लोग, और इसी तरह से हमास ने अपने अंदर से लोग पकड़े हैं, बहुत सारे उनको मार दिया कि जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ये जंग जो है अब ये हो गई है बहुत अजब, और ख़ास तौर पे अगर तुर्की या रशिया या कतर या किसी और अरब मुल्क या किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे, या कोई मगरबी मुल्क जहाँ पे मोसाद हिट करती है हमास या उनके किसी भी रहनुमा को या किसी और शख्स को जो वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर ये मामला किसी और रुख पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी वजह किसी और रुख पे चला जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है वो हमास और उसके साथ हिज़्बुल्लाह और बाकी सारे लोग भी अपनी लिस्टें तैयार करके बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और पूरी दुनिया से मुराद ये है कि उन मुल्कों में ख़ास तौर पे जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा
जिन्होंने इसराइल की फेवर में स्टांस लिया और वो वहाँ पे हिट करेंगे फिर इसराइल के लोगों को। ये बहुत ख़राब तरफ चला जाएगा मामला, ये मुनासिब नहीं है। इसका कोई और रास्ता निकलना चाहिए था। इसका या तो सफारती रास्ता निकलता या कोई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो थी उसके ऊपर अमल दरामद होता। ये जो दूसरी मुल्कों में हिट्स शुरू होंगी तो फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा होना। और ख़ास तौर पे अगर ये इस तरह से हुआ कि जी उसमें फिर शहरी, आप देखें ना, बच्चे आज भी दरमियान में, औरतें आ गई हैं। हमास के लीडर तो कोई इसमें तो अब हज़ारों, अब तो यानी वो ओपन हो गया ना, आज रात को भी, कल तक वो कह रहे हैं कंप्लीट फ्लैट करेंगे और कोई फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं, कोई नहीं, हमारी बका का मसला है। तो बात जो है वो दोबारा चली गई उस पर। और अगर ये छोड़ेंगे 10 लोग तो हम एक दिन के लिए जंग बंद कर देंगे, वरना ये, क्योंकि उनके पास जो है वो अभी तक 137 लोग मौजूद हैं हमास के पास और 110 उन्होंने रिहा किए हैं। अच्छा, उसमें 137 में से 126 इसराइल के हैं और 11 दीगर हैं। और ये जो हैं इस दौरान, अब चूँकि वो कहते हैं ना कि ये मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो अब इसमें कोई जहाज़ अगवा होता है, बहरी जहाज़ हुतीज़ लेके जाते हैं। हुतीज़ ने कह दिया कि अब हम भी आ जाएंगे। ये मतलब है कि ज़ाहिर सप्लाई चेन्स को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ मुल्क अपने जहाज़ ला रहे हैं, लेकिन वो किसी लड़ाई में, जंग का शिकार नहीं होंगे कि उनके ऊपर कोई, मुझे नहीं पता कि क्या सूरत डेवलप होती है कि कोई रॉकेट हिट करता है तो जवाबन यमन पे अटैक करेंगे या ईरान पे करेंगे या किसी अरब मुल्क पे करेंगे क्या, लेकिन ये कि ये ख़राबी की तरफ मामला जा सकता है अगर इसका ये इसी तरह से जारी रहा मामला। अच्छा, इसमें जो है ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो बाहर हिट करेंगे तो ये भी बाहर हिट करेंगे, ठीक है। ये तल अवीव में नहीं, ये भी फिर ये दुनिया भर में फिर जो है ना हिट्स शुरू होंगी, असैसिनेशन, जो कि बहुत ही बुरा होगा। और फिर उसमें वो कैलकुलेशंस, इनके सामने भी लिस्टें हैं, उनके सामने उन्होंने भी लिस्ट बनाई हुई है, इन्होंने भी लिस्ट बनाई हुई है, और इनके पास ज़्यादा लोग हैं। यानी आप समझ लें कि हमास और हिज़्बुल्लाह और बाकी, क्योंकि कई ममालिक की भी सपोर्ट है। तो जब ममालिक की सपोर्ट है, और ज़ाहिर है कि ये म्यूनिख ओलंपिक्स के दिन नहीं हैं, अब दुनिया जो है उसमें ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन, चाइना, बाकी मुल्क जो हैं वो अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो वो खामोशी के साथ, वो ये नहीं कि रोकेंगे, वो आंख बंद कर लेंगे, ठीक है, कहेंगे कि आपके लोगों ने किया था, तो जवाब में ये हो गया। तो लेकिन ये कि मामला ख़तरनाक होगा, बहुत बुरा होगा, ये अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। सफारतकारों को या और लोगों को निशाना बनाना जो है जवाब में, या उनकी तरफ से दूसरे मुल्कों के ऊपर असैसिनेशन करना और ऐलान करके करना कि हमने क्या, हमारी मोसाद मार रही है, तो ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो वो अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, हमास के लोग भी, और यकीनन वो भी तुर्की में या कतर में शायद ना रहें, वो किसी और मुल्क में आ जाएं, या ईरान में भी शायद ना रहें, या हो सकता है ईरान में रहें, हो सकता है सऊदी अरेबिया आ जाएं, या कहीं पर भी जा सकते हैं। वो मैं अब नहीं जानता कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तलखी बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। इसी दौरान जो है वो वहाँ पे जो ज़ेलेंस्की हैं उनको तो बिल्कुल ही डंप कर दिया, और ज़ेलेंस्की ने आज जो है वो यूक्रेन की जंग जो है उसमें उन्होंने, ज़ाहिर है कि वो परेशान हैं, और उन्होंने ये जो एसोसिएटेड प्रेस को आज इंटरव्यू दिया है, 13 स्लाइड, यूक्रेन ज़ेलेंस्की सेज कि द वॉर विद रशिया इज़ इन द न्यू फेयर एज विंटर लूम्स। सर्दियाँ आ रही हैं, ये दूसरी सर्दियों का मौसम है, ये दूसरी 2022 में स्टार्ट हुआ था ना फरवरी से, तो ये दूसरा मौसम सरमा है, विंटर। और एक तारीख़ है कि रशिया जो है वो उसके साथ जितने मुल्कों ने, उस पर ज़ाहिर है मशरिक़ से तो कभी भी हमला नहीं हुआ ना, मशरिक़ तो उधर आप चले जाएं तो वो फिर चाइना ही आता है ना उधर, तो वहाँ से कभी भी रशिया पे जितने हमले हुए हैं वो इधर से हुए हैं, जो यानी आप समझ लें मगरिब से हुए हैं। अच्छा, ये बात जो है ये रशिया में और इंडिया में कॉमन है। इंडिया पर भी जितने हमले हुए हैं आज तक वो मगरिब से हुए हैं, और इसीलिए उनके जहन में, इंडिया के जहन में पाकिस्तान आता है तारीख़ी तौर पे, क्योंकि इस इलाके को हमेशा जब भी हमलावर आए हैं तो वो चूँकि मगरिब से ही आए हैं, तो अफ़गानिस्तान से या वस्ती एशिया से, तो उनके जहन में हमेशा यही है कि यहीं से हो सकती है लड़ाई, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऊपर से जो है वो चीन आ जाएगा। वो तारीख़ी जहनी एक आपको हिस्ट्री भी तो होती है ना जहन में, उन्हें तस्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि उसकी वजह ये कि कुदरती एक उनको
जैसा कहना चाहिए किला एक मिला हुआ था ना, दीवार मिली हुई थी बहुत बड़ी, और वो दीवार थी हिमालय पहाड़। तो हमने कहा हिमालय पहाड़ है, तिब्बत है, यहाँ से तो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से कोई फौज आई हो फलांग के पहाड़ों को। तो जो भी आते थे हमलावर, चूँकि इधर से ही आते थे, तो उनके जहन में यही है। लेकिन अब ये कि फटा ऊपर पड़ा हुआ है शुमाल में। और ये इसी तरह से जो रशिया है उनके ऊपर भी जब भी इन्वेजन हुई है तो वो उनके साथ भी वो 1708 में स्वीडन के साथ जब इनकी हुई है जंग, तो उसमें विंटर आ गई। अच्छा, वो इसीलिए वो जनरल विंटर या जनरल फ्रॉस्ट या इस तरह के नाम वहाँ पे तारीख़ में इस्तेमाल होते हैं रशिया की जंगों के लिए, क्योंकि पहले तो 1708 में उन्होंने जो है वो स्वीडन की फ़ौज फंस गई सर्दी में, और वो बर्फ़ के अंदर धंस गई और वहाँ मारी गई बहुत बड़ी तादाद में। उसके बाद 2 जंगें ऐसी हैं जिनके अंदर बल्कि 3 उसके बाद ऐसी जंगें हैं जो कि बहुत, उसमें 2 में तो बड़े नाम रूस के हाथों मारे गए। एक तो 1812 में तो नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी फ़ौज जो है वो इधर आई, और उसके बाद शिकस्त फाश हुई क्योंकि सर्दियाँ, बर्फ़बारी शुरू हो गई, वो फंस गई। नेपोलियन की बदतरीन शिकस्त नेपोलियन, उसके बाद नेपोलियन का जो डाउनफॉल है वो यहीं पे हुआ, क्योंकि वो सर्दियों में फ़ौज फंस गई बर्फ़ में और वो मारी गई। अच्छा, 1918 या 1919 की बात भी हम कर सकते हैं, पहली जंग अज़ीम में जो सर्बिया के थ्रू यहाँ पे अटैक हुआ था अलाइज का, और उस वक्त भी बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन नेपोलियन के बाद अगर दूसरे किसी, हम समझेंगे किसी बड़े स्ट्रेटजिस्ट को या किसी आर्मी को शिकस्त हुई है, तो वो 1941 में फिर हिटलर को, और वो भी इसलिए कि यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। तो हिटलर अगर ये फ्रंट ना खोलता तो तारीख शायद किसी और तरह लिखी जाती। उसने ये जो चढ़ाई की मॉस्को की तरफ, और पीछे उसकी अपने वहाँ से निकल गया उसके हाथ से, पेरिस निकल गया उसके हाथ से, ठीक है। तो बाय द टाइम ये यहाँ फंस के वहाँ तक पहुँचता, वहाँ बगावत और फिर जो भी कुछ हुआ वो सबको पता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नेपोलियन और हिटलर, ये 2 फ़ौजें रूस के हाथों हारी हैं, और ये बर्फ़बारी का बहुत बड़ा इनको हमेशा रशियन ट्रूप्स को बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बर्फ़ में वो आर्टिलरी और टैंक्स और इनकी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो ये इंतज़ार करते हैं ना कि ये बर्फ़बारी शुरू हो, तो उसके बाद इनको पता है कि किस तरह से घेरना है। तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा मसला है कि ये दूसरी जो है ये सर्दियों का मौसम है, मौसम सरमा आ गया, और उसके बाद जो है वो उसकी वजह से इनको वहाँ पर ये फिर फंसे हुए दोबारा। अच्छा, तो अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इसमें वो डंप हो गए हैं, ज़ाहिर है कि ना फंडिंग आ रही है ना कुछ आ रहा है। और तीसरा जो महाज गर्म होने के इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा इसी दौरान, क्योंकि ये जो मामला अमेरिका का हुआ है इंडिया के साथ, इसमें जो सबसे अजब बात है वो ये है कि विलियम बर्न्स ने आके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सरबराह से बात की, बाइडेन ने मोदी से बात की, जैक सलिवन ने अजित डोवल से बात की, कनाडा की जो NSA हैं उन्होंने बात की, जस्टिन ट्रूडो ने बात की। ये सब कुछ होता रहा, इस बात को पब्लिक क्यों नहीं किया, इन्होंने इसको संजीदा क्यों नहीं लिया इंडिया ने? ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मतलब ये इसको इतना लाइट क्यों लेते रहे। अच्छा, आज मैं जो है वो पहली दफ़ा ये मैं यहाँ द प्रिंट को कोट कर रहा हूँ, ये एक बड़ा ऑनलाइन बड़ा मोतबर उनका प्रिंट है, यानी अखबार है उनका। ये 17वीं स्लाइड के निजर पन्नू इफ़ेक्ट जो RAW है, रॉ जो है वो नॉर्थ अमेरिका में अपने क़याम के बाद से पहली मर्तबा उन्होंने अपने तमाम ऑपरेशंस को बंद करने का फ़ैसला किया। अच्छा, ये जो है ये प्रवीण स्वामी उनके जो हैं ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनकी ये स्टोरी है, और वो ये कह रहे हैं कि एक्सपेल्ड ऑफिसर्स जो हैं ये सैन फ्रांसिस्को में, सेकंड में, लंदन में, आगे पीछे दाएं बाएं सारे ये जो है ये सारे अपने ऑफिस अपना पूरा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं वहाँ पे। और इसमें जो है वो अब ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन से आज जब रवाना हुए वो जहाज़ में बैठे तल अवीव से, तो तल अवीव से वो जब दुबई के लिए आ रहे थे तो उनसे सवाल हुआ बाकायदा। तो ये NDTV को उनके वर्ड्स हैं, तो मैं NDTV को कोट कर रहा हूँ कि लुक फॉरवर्ड टू रिज़ल्ट्स, ठीक है, हम रिज़ल्ट्स का वेट करें 18 जुलाई, हमें नताइज का इंतज़ार है कि ब्लिंकन एज इंडिया प्रोब्स मर्डर प्लॉट चार्ज।
और इसमें द हिंदू फिर ये लिख रहा है, अच्छा मैं इसमें क्या बात कह रहा हूँ इंडिया के, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। इंडिया का एडिटोरियल लॉट एट स्टेक ऑन इंडिया and the impact of indictment by the US Department of Justice. Indian Express कह रहा है what the Pannu murder plot means for India's global image, its ties with the US. Times of India, अच्छा जी, अच्छा फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है ये एक नई खबर दी है आज, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी, वो कह रहे हैं कि बीटन, नो एक्सेस टू बाथरूम, इंडियन स्टूडेंट इन US फोर्स्ड इनटू लेबर फॉर मंथ्स। यानी उनके स्टूडेंट को ये अचानक एक कहानी आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि अमेरिका में इनके स्टूडेंट्स को मार के, और फिर इसी को एनडीटीवी भी कह रहा है कि जो 24वीं स्लाइड है कि इसको कैप्टिव रखा और कई महीनों तक अमेरिका में इस पे जुल्म होता रहा स्टूडेंट्स पे। तो ये एक अजब सा मामला हो गया। अच्छा इसमें क्या हो, मैं कैसे देख रहा हूँ चीज़ को, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इसमें ये जंग तेज़ हो सकती है जो इंडिया और चाइना के आने वाले दिनों में, क्योंकि देखें चाइना को ये बहुत अच्छी तरह से इस वक्त एहसास है कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है और इंडिया के साथ अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं। तो और चाइना ने तो बिल्कुल आप देखें ना खामोशी इख्तियार की, और चाइना जो है वो अमेरिका के साथ जा भी रहा है, बैठ भी रहा है, मिल भी रहा है, उनके साथ ट्रेड की बात भी कर रहा है। इस पूरी पिक्चर में कहीं चूंकि इंडिया डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये बात को 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, मुझे बार बार दोहराते हुए, जब वक्त आएगा अमेरिका साथ नहीं होगा, अमेरिका कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा। मतलब देखें कोई वजह होती है जिसकी बुनियाद पे बात, ऐसी बेबुनियाद बात तो आदमी नहीं करता। जब इन्होंने कहा ना कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे मुझे से आदमी के एक और वाइब्स आ रही है कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी का फड्डा पड़ा हुआ है, वो नहीं देंगे, वो मामला किसी और तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं वो हमें सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, ये उस मीटिंग का जिक्र है जिस मीटिंग में वो वहाँ पर ये मुकदमा है। मेरे पास तो इसकी डिटेल्स नहीं थी ना कि ये कौन गुप्ता ने निकल के आना है, लेकिन ये वो दिन है जब इनकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का फाइनल हो रही थी और मैं कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, ये बहुत ख़राब है। कोई आपके वो वाइब्स होती है ना कि समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। और ये उसके बाद ये वो दिन है जब वो जो उनका जो CC1 है, ठीक है, वो जो CC1 है जो मेन ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर जो है वो ये कह रहा है कि अभी ठहर जाओ, ये मोदी और बाइडेन की मुलाकात होने दो, उसके बाद उसको टपकाना। ठीक है डॉक्टर साहब जी, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये मज़ीद तवील हो सकती है या होने जा रही है? तवील हो गई ये जंग, और इसमें अभी तो ये इतलात आ रही हैं कि लेबनान का जो फ्रंट है वो इसमें वहाँ पर भी वो भी खुल गया है, और जो मगरबी किनारे पे लोग रिहा हुए थे शायद उनको भी दोबारा गिरफ़्तार करने शुरू कर दिए। वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि अब एक प्रॉपर जंग है। जो महमूद अब्बास हैं वो ये जो क्लाइमेट के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके लिए दुबई आए हुए हैं, और अमेरिकन का ये कहना है कि महमूद अब्बास अब अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ कर गए, और उनसे अब ना उनसे कोई बात होगी ना उनसे कोई मुज़ाकरात होंगे, और वो भी इस वक्त महमूद अब्बास भी चाहेंगे कि वो दूर रहें, क्योंकि वहाँ पर जितना तशद्दुद हो रहा है इस वक्त उसको ना वो रोक सकते हैं ना उसको कोई और रोक सकता है। और इसमें इस बात के अब कभी इम्कान हैं कि इसमें हिज़्बुल्लाह जो है वो क्योंकि वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई हैं। साथ ही हुतीज़ की तरफ से ही कहा गया है कि सना से अभी उन्होंने मैसेज कन्वे किया है कि हम इसमें मुकम्मल तौर पे इस जंग में कूद रहे हैं, और कई मुल्क ऐसे हैं उन पे शदीद अब दबाव है कि वो अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करें, क्योंकि 109 की तो अभी तक शहादत हो गई है। मेरे ख्याल से शायद ये तादाद बढ़ जाए अगर आज रात को भी तक ये जंग बंदी दोबारा नहीं होती, और उसके नतीजे में ये वायलेंस जो है ये फैलेगा, और फिर ये वायलेंस जो है ये ना सिर्फ ये फैलेगा बल्कि इसमें दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो मतलब हो जाएंगे, बस मतलब वो एक सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो अरब ममालिक जिनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, जिनके साथ नहीं है, या जो
अमन चाह रहे हैं, जो सीज़ फायर की बात कर रहे थे। देखें चाइना ने मॉस्को, ये पूरा अरब डेलीगेशन गया, इन्होंने सब दुनिया का दौरा किया, इसमें टर्की भी था, इसमें जो है ईरान, अच्छा ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी आज बात हुई, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हमारे और आपके ताल्लुकात अपनी जगह है, लेकिन हमारा ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात के यूएई के वज़ीर ख़ारजा से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ताल्लुकात अपनी जगह है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में हम इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे इसराइली डेलीगेशन आए हुए। तो ये जब आप इसको जंग को ले जाते हैं ना समंदर तक, और आप इस जंग को ले जाते हैं फ़ज़ाओं तक, और आप इस जंग को ले जाते हैं कि जी असैसिनेशंस, तो फिर इसमें मुख्तलिफ़ पार्टियाँ आ जाती हैं। ये हमेशा होता है, ये इतनी ये ग्रे जोन में जंग है ना, ये कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं हो रही, ये जंग कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये ग्रे जोन वॉरफेयर फिर इसमें स्टार्ट हो जाता है। किसने मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, किस जगह अटैक हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से रॉकेट्स आए थे, कहाँ गिरे, कैसे गोलियाँ किसने मारी, कैसे चली, कैसे, तो मतलब है कि ये फिर एक मसला बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें बॉम्बिंग्स होनी, और वो उस वक्त तो जब ये हुआ था ना, जब ये 70s या 60s के अंदर, जब ये, मैंने आपसे कहा ना, ये मुजाहिदीन नहीं कहलाते थे, फ़लस्तीनी फ़दाईन कहलाते, अपने आप को फ़दाईन कहते थे। अगर उस ज़माने में लोगों को याद हो तो ये मुजाहिदीन का लफ्ज़ तो ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुई अफ़गान वॉर के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है ना, ये फ़लस्तीनी फ़दाईन कहते थे कि हम जाने साथ देंगे, यानी हम अपनी जान दे देंगे। तो मसला ये है कि अब ये तवक्को हो रही थी कि इतने 13-14 हज़ार 15 हज़ार के करीब शहादतें हो गई। मैंने कहा ना, बहुत से लोग जो अस्पतालों में बच्चे गए थे, औरतें उन दम तोड़ गए, तो ये तवक्को हो रही थी कि शायद ये जंग बंदी तूल पकड़ जाए। लेकिन ये जंग बंदी चूँकि अब इसराइल की बका का, ये बात मैंने बहुत पहले की थी कि ये उनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। 2 रियासती फार्मूला जो है वो इसराइल को ख़त्म करता है, ठीक है। बॉर्डर्स अगर दोनों, ये बात कल भी की थी मैंने और पहले भी, कि 2 बॉर्डर्स अगर मिलते हैं आपस में तो दरमियान में फिर इसराइल में है क्या। एक तरफ जो है वो गज़ा है, और गज़ा के साथ समंदर है, और समंदर के अंदर वसाइल हैं, ज़खायर हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑयल है और गैस है, और मगरिबी किनारा जो है यहाँ पे मस्जिद अक्सा है, और ज़ाहिर है उसके साथ ही जो ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं और उनके सारे मुक़द्दस मकामात हैं। तो बाकी तल अवीव में है क्या? तल अवीव में तो कुछ भी नहीं है ना, तो उसमें वो तो बीच में वही गोल्डा मेयर वाली बात कि हमें ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ मशरिक़ वस्ता में, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो वहाँ पर क्या करना है उन्होंने। तो इशू ये है कि अब उनकी एग्जिस्टेंस, और फिर दुनिया भर में ये मोसाद का मामला। अच्छा, साथ ही इसको अगर आप लिंक करें तो वो अब इसमें देखें, क्योंकि 2 मुल्कों का एक साथ आया है ये सामने। एक तो ये कि अमेरिका ने इस वक्त जो ये बात की है, अब इसे सोचा जा सकता है, तज्जिया किया जा सकता है, कोई इस पर हतमी बात तो सामने नहीं आती, कि इस वक्त अमेरिका ने ये बात जो की है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है, इंडियन इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो मुलव्विस थे अमेरिका में असैसिनेशन के लिए, और उसके साथ ही मोसाद ये बात कर रही है। तो ये जो मामला है, ये इत्तेफाकिया तो मैं इसको नहीं कह सकता, ये इत्तेफाकिया है, या ये उन्होंने इनकी पॉलिसी अडॉप्ट की है मोसाद की। ये बात होती रही है मीडिया में भी और हर जगह डिस्कस होती रही है कि मोसाद की तरह इंडिया को करना चाहिए, उनके लोग कहते भी रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे में अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और उसमें, और ये देखें कतर के अंदर बड़ा सीरियस मामला है, जो लोग पकड़े गए हैं चंद रोज़ पहले, तो इसको ये गवर्नमेंट, मैं असल में मैं नहीं जानता कि जब पहला इंडिकेटर इनके पास आया था कनाडा का, तो उसको इन्होंने लाइट क्यों नहीं लिया, संजीदा क्यों नहीं लिया। इन्होंने उसको संजीदा लेते, उसको अमेरिका के साथ, बाकी दुनिया के साथ अपने मामला सफारती ठीक करते। तो ये जो असैसिनेशंस वाला काम है ना, लॉबीज हायर करते हैं आगे पीछे दाएं बाएं, आप बहुत और बड़े तरीके होते हैं। आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर कत्ल करना और फिर उसका इस तरह से ट्रेस हो जाना, और फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी आज कह दिया कि हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। फ़ायदा कौन उठाएगा? इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि वो क़ुव्वतें उठाएंगी, जो कि इसराइल तो बिल्कुल ही पिसेगा ना इसमें। ज़ाहिर है कि ये का दिन तक ये सामने आ जाएंगी चीज़ें। दूसरा ये है कि ये जो इंडिकेटर है ना कि हमारा अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हैं, सिर्फ इसका इंडिकेशन दुनिया के सामने आना कि हमारे तो अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब है, हमारे कनाडा से भी ख़राब है, और हमारे
और फिर इस तरह की खबरें देना मीडिया में कि जी वो हमारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है और भारतीय स्टूडेंट्स को कई कई महीने तक, ऐसा नहीं है। बहुत, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा डायस्पोरा है इंडिया का, बड़े टैलेंटेड, खासतौर पर जो ब्लू कॉलर जॉब हैं और उससे हट के भी रेस्टोरेंट्स में आप जाएं, आप होटल्स में जाएं, आप ये टेक्नोलॉजी की साइट पे जाएं, बहुत आगे आपको इंडिया के लोग नज़र आते हैं और बड़े ज़बरदस्त। तो ये सब एक होता है ना कि सबको एक साथ ही लपेटे मिला, सारे कोई कातिल घूम रहे हैं बाहर, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसको कहीं सफारत, अच्छा, इसका जो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो चाइना को होगा कि चाइना अमेरिका के साथ इंगेज है। पहले भी जब चाइना और इंडिया का मसला हुआ तो अमेरिका ने एक लफ्ज़ नहीं अदा किया था। मैं ढूंढता, डिस्कस करता रहता था कि चाइना का नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें, ये प्रेस स्टेटमेंट में चाइना का नाम क्यों नहीं है। चाइना का नाम कभी भी अमेरिका ने नहीं लिया इंडिया के। तो अब ये जो पूरी सूरत हाल, फिर जनरल विंटर खड़ा है सर पे, तो ये तो आइडियल एक वक्त है सारे लोगों के लिए। उधर वो जंग चल रही है, जंग में ये एक साइड ले ली इन्होंने, इसराइल की साइड ले ली, और ये उसी तरफ कूद पड़े कि असैसिनेशंस भी हो रही हैं, ये भी हो रही है, ये खबरें भी साथ आ रही हैं। साथ ही अमेरिका जो है उसने एक तरह से इनको मोसाद के साथ ले जाके खड़ा कर दिया कि जैसे भाई मुझे मोसाद कर रहा है वही आप कर रहे हैं। अच्छा, ये खबर रोकी भी जा सकती थी ना, अमेरिका इसको रोक भी सकता था ना एन उस वक्त जब। अच्छा, आपके ख्याल से मोसाद ने आज फैसला किया होगा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है, वो जो ये स्टोरी जब आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फाइनेंशियल टाइम्स में, कि मोसाद असैसिनेशंस प्लान कर रहा है, तो उसके साथ ही आपने इंडिया का नाम देकर उसके साथ ही कर दिया कि वो भी प्लान कर रहे हैं। यानी अगर कल को मोसाद ने किसी के थ्रू करवाना हो तो हो सकता है खुद ना करे, वो इंडिया के थ्रू करवा दे। ये भी तो स्टोरी जा सकती है ना, दो ही। ये मुझे जो है ना, ये इसमें मतलब मेरी दुआ है कि ये सुकून रहे दुनिया में, क्योंकि ये मामला जो है ना, ये दो मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक साथ ये कहना, पहले तो ये नेतन्याहू की तरफ से कह देना कि हम मारेंगे पूरी दुनिया में लोग, और फिर ये इंडिया की तरफ से, इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगना, और अमेरिका की तरफ से लग रहा है, जो मैंने कल भी बात की ना, इसमें चाइना, रशिया या यूरोप, अमेरिका है, जो अमेरिका हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो ये मैसेज अब जो जा रहा है, तो ये मैसेज तो जा रहा है सारे ही मुल्कों को, यानी जो अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क हैं उनको भी जा रहा है, और जो अरब मुल्कों को भी तो सबको जा रहा है ना कि अमेरिका का फड्डा पड़ा हुआ है इनके साथ जी। तो ये, और चाइना को भी जा रहा है और रशिया को भी जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया को इसको मामलात को सुधारना चाहिए, और ये जंग बंदी की तरफ अब किस तरह से दुनिया लेके जाती है बीबी नेतन्याहू को, मेरा नहीं ख्याल कि जो बात कर रहे हैं ना कि एक लॉन्ग वॉर चलेगी और पूरा तबाह कर देंगे और सारे दुनिया से फ़लस्तीनी और उनके चाहने वाले जो हैं, जितने जो इंसानियत की बात भी कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यूज़ भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, सब हैं, तो वो मेरा ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है, दुआ है कि मामला बेहतरी कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त, आलानी के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।